गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 15 तारीख का द हिंदू। तो इसकी आज पहली न्यूज़ है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट हिंदी में लिख लेंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। BLAC की क्या है ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और किसने चलाया है? ये CRPF और पुलिस ने मिलकर चलाया है। कहाँ की पुलिस? जहाँ पर ये चलाया गया है, तो चलाया गया है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस और CRPF ने मिलकर चलाया है। यह ऑपरेशन किसके खिलाफ चलाया गया है? नक्सलियों के अगेंस्ट में। मतलब ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है। क्वेश्चन ये भी आ ही सकता है कि किसके विरुद्ध चलाया गया, तो आप बताएंगे नक्सलियों के खिलाफ। कहाँ चलाया गया? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में प्रिसाइज लोकेशन है, एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है कारे गुट्टालू, KAREGUTTALU, कारे गुट्टालू पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में चलाया गया है, जिसकी रेंज थी 60 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर। मतलब ये 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर लगभग चौड़ा क्षेत्र रहा होगा जिस पर चलाया गया, क्षेत्र था जिस पर यह ऑपरेशन चलाया गया। किया क्या गया? नक्सलियों के जो लीडर्स थे, नेता थे, वो सब इकट्ठा हो गए थे उस क्षेत्र में। तो जब कोई इकट्ठा हो जाता है तो संगठन, जब इकट्ठे हो गए तो संगठन मजबूत होता है। तो उसी को डिसमेंटल करने के लिए चलाया गया था। तो वो सब डिसलोकेट हो गए, जो लोग इकट्ठा हुए थे सब भाग गए वहाँ से। तो फाइनली जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो प्राप्त हो गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट CRPF ने चलाया, किसके खिलाफ? नक्सलियों के खिलाफ, या एंटी नक्सल ऑपरेशन था ये, जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया कारेगुट्टालू पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पर CRPF का रेफरेंस आया है, तो वी हैव टू नो समथिंग अबाउट CRPF। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका जो गठन किया गया था, गठन स्थापना मतलब फाउंडेड इन द ईयर 1939। हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती हैं। तो ये CRPF भी गृह मंत्रालय के अंडर में है, पैरामिलिट्री गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं। कारण क्या है? पैरामिलिट्री लाइक CRPF, इनका काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, इंटरनल सिक्योरिटी में सहायता, आंतरिक सुरक्षा में सहायता करती हैं, मेंटेन रखती हैं। इसी की एक यूनिट है, किसकी? CRPF की। CRPF की एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है कोबरा। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ ही जाता है। कोबरा क्या है? कमांडो बटालियन, CO फॉर कमांडो, B फॉर बटालियन। फॉर किस लिए है ये बटालियन? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। और इस जो कोबरा स्पेसिफिक है, इसका गठन ही एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए किया गया था। एंटी नक्सल का मतलब नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए किया गया था, एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए। मतलब नक्सलियों को खत्म करने के लिए कोबरा बटालियन का गठन सरकार के द्वारा CRPF के अंतर्गत एक यूनिट के रूप में किया गया था। लास्ट बात क्या है CRPF की?
ये सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है हमारी, लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया, सीआरपीएफ प्लस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है बीआरआई के बारे में। आप लोग जानते होंगे बीआरआई, इसका संबंध किससे है? हमारे पड़ोसी चीन से। बीआरआई क्या है? BELT बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इंफ्रा प्रोजेक्ट मतलब अवसंरचना निर्माण का प्रोजेक्ट है। अवसंरचना से तात्पर्य यहाँ पर जैसे सड़क बनाना, रेलवे लाइन है, पोर्ट का विकास है, यही करके एक बड़ा सा जो सिल्क रोड था पहले, उसी का विकास कर रहा है, ताकि ये चीन अपना व्यापार बढ़ा सके, अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सके। तो यही है बीआरआई, इसका एक पार्ट है बीआरआई का ही। हम लोग जो पढ़ते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसी का पार्ट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से गुजरता है, जिसका भारत विरोध भी कर रहा है। तो ये यहाँ से गुजर रहा है और ये आता है नीचे तक, इसका हाईवे है, ये हाईवे है, इसे पैरेलल रेलवे लाइन भी है। तो ये भारत के क्षेत्र से गुजर रहा है, जो POK वाला एरिया है। तो भारत इसका विरोध कर रहा है कि ये हमारे भारत से गुजर रहा है। तो ये भारत के जब कोई भी चीज़ किसी अन्य देश को प्रभावित करती है, विशेष रूप से लैंड से होकर गुजरती है, या उसकी लैंड पर कोई कमेंट किया जाता है किसी देश के द्वारा, तो इसका मतलब होता है यह उसकी संप्रभुता प्लस क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन है। तो भारत भी यही कहता है कि यह जो CPEC बना रहा है चीन और पाकिस्तान, यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। अब यहाँ न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसमें एक और देश जुड़ गया है, बहुत सारे देश इसमें जुड़ चुके हैं, कुछ लोग बाहर भी आ गए हैं। तो नया देश जो इसमें जुड़ा है उसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। यहाँ से तो इक्वेटर भी गुजरती है ना, विषुवत रेखा। तो लैटिन अमेरिका का एक देश जो शामिल हुआ है, दैट इज़ कोलंबिया। इसमें यही न्यूज़ है इसमें। तो आपको ये बेसिक जानकारी पता रहे। नेक्स्ट है, हम लोग रोज़ चर्चा कर रहे हैं अमेरिका ईरान डील की। अमेरिका ईरान न्यूक डील, न्यूक डील मतलब नाभिकीय वार्ता। आप लोग यहाँ पर नाभिकीय लिखेंगे न्यूक की जगह, तो क्लियर रहेगा। वार्ता चल रही थी, अब तो बयान चल रहे हैं। तो ट्रंप जी अभी कह रहे हैं, बयानों से हम अनुमान लगाते हैं क्या होगा, प्लस हमें समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो कहा है कि प्रॉक्सी वार बंद करे, कौन? ईरान। दूसरा, टेरर स्पॉन्सर बंद करे, टेरर स्पॉन्सर, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान को भारत कहता है कि वो क्या है, टेरर स्पॉन्सर कंट्री है, जो कि है भी। वैसे ही अमेरिका ने ईरान को कहा है कि टेरर को स्पॉन्सर करना बंद करे, और जो नाभिकीय प्रोग्राम चला रहा है
उसको सीज करे, बंद करे। तो बंद तो करने को एग्री नहीं है ईरान फिलहाल, जो अभी लग रहा है, क्योंकि कल उनके मंत्री का बयान क्या आया था, हम नाभिकीय यूरेनियम जो यूज होता है नाभिक में, वो परमाणु बम बनाने में, उसका एनरिचमेंट वो कर चुका है 60% तक। तो उसका कहना है कि हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, वी कैन लिमिट इट। ठीक है। तो प्रॉक्सी वार क्या होता है? प्रॉक्सी वार ये बेसिकली वार तो है ही, इसमें तो नाम से स्पष्ट है कि वार है, युद्ध तो है, लेकिन कैसा? एक तो ये होता है कि जैसे भारत ने भी अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, ये दिखा हमें, या हमने 1965 का वार किया, सामने से युद्ध किया हमने, 71 में हमने सामने से युद्ध हुआ। तो प्रॉक्सी वार में क्या होता है, जो युद्ध देश होते हैं, जो युद्ध होता है वो खुद नहीं करते हैं। कोई देश युद्ध यहाँ खुद नहीं करता है, तो कैसे करेगा? खुद नहीं करता है देश, बल्कि किसी तीसरे पक्ष के द्वारा युद्ध करवाते हैं। मतलब युद्ध में ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं। अभी व्यवहार में इसको समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध। प्रॉक्सी का मतलब ही होता है कि खुद ना हो, उसकी जगह कोई और बैठे। प्रॉक्सी का मतलब यही होता है। जैसे आपने सुना होगा, इससे पहले न्यूज़ आई थी प्रॉक्सी टीचर की, तो उसमें भी यही होता है। तो प्रॉक्सी का मतलब ही है कि जहाँ आप ना हो, आपकी जगह कोई और बैठे। प्रॉक्सी वार को हिंदी में बोलते हैं परोक्ष युद्ध। या छद्म युद्ध। छद्म हो गया, छद्म होना चाहिए, छद्म युद्ध। तो प्रॉक्सी का मतलब ही होता है, ये कई जगह आपको मिलेगा, तो आपको याद रखना है, जहाँ स्वयं की जगह कोई और हो। जैसे स्कूल में प्रॉक्सी टीचर की समस्या है। कैसे? टीचर कोई बन गया, सैलरी वो उठा रहा है, और उसने किसी और को हायर कर लिया, ऐसा यार तुम चले जाओ, 10,000 रुपये 5,000 रुपये देंगे, पढ़ा दिया करो। तो ये जो नया गया वो क्या है? वो प्रॉक्सी टीचर है। ये भर्ती हुए मान लीजिए ए, इनको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये, और मिस्टर ए ने कहा, इनका जेड से समझौता हो गया, तब ये जा रहा पढ़ाने स्कूल में, और ये इसको देने का रुपये 5,000 रुपये, 5K। तो ये जो टीचर है, ये भी तो टीचर है, पढ़ा रहा है स्कूल में जाके, बट प्रॉक्सी टीचर है, इसकी जगह पढ़ा रहा है। ऐसे ही एक आप सुनेंगे प्रॉक्सी वोटिंग, जहां आपकी जगह कोई और वोट करे, जिसको आप एथराइज करेंगे, वो प्रॉक्सी वोटिंग कहलाता है। ऐसे ही प्रॉक्सी वॉर, जहां खुद ना युद्ध करे कोई देश, दूसरे से करवाए। प्रत्यक्ष रूप से देश इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मुख्य बात ये है। देश भागीदार नहीं युद्ध में। ठीक है। तो होता कैसे है ये प्रॉक्सी वार? हम इसी का एग्जांपल लेते हैं जो ट्रंप जी ने कोर्ट किया है ईरान को लेकर। एक देश है यमन, लोकेशन देखते हैं, फिर थोड़ा सा शायद बेहतर समझ में आए।
ये है अफ्रीका, ये अरब देश है, यहाँ पर लोकेशन है इस यमन की। ठीक है, ये हो गया आपका यमन, यही रेफरेंस में है। प्रॉक्सी यहाँ पर आपका ईरान। ठीक, अब ट्रंप महोदय ने कहा है यमन में क्या है, दो चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो यमन की सरकार है, दूसरा यमन में एक गुट है हौती, ये विद्रोही ग्रुप है। ठीक, इस हौती को ही सपोर्ट कर रहा है ईरान। कैसे? आप हमसे फंड ले लो, फंड मतलब पैसा, हथियार। युद्ध करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये हथियार और पैसे। लोग तो वहाँ होते ही हैं। अपना गुट बना के अब इन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है हौतियों ने। सरकार का समर्थन सरकार को किसका समर्थन प्राप्त है यमन की? वो समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब का। और सऊदी अरब का प्राप्त है तो सऊदी अरब को समर्थन है अमेरिका का। तो देख रहे हैं, ईरान ने इनको इन्वॉल्व कर रखा है, इन्होंने इनको कर रखा है। ये आपस में दोनों युद्ध कर रहे हैं। तो ये कौन सा युद्ध हुआ? छद्म युद्ध। एक एंगल इसमें और जुड़ा हुआ है। ये जो हौती विद्रोही हैं ये हमास का समर्थन करते हैं। हमास ये वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, इजराइल के खिलाफ। किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए। गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है। तो हौती हमास को समर्थन कर रहा है, ईरान भी इसका कर रहा है समर्थन। तो बेसिकली, और यहाँ पर जो इजराइल है इसको समर्थन कर रहा है ये अमेरिका। तो गुड क्लियर है। तो साफ मैसेज था ट्रंप जी का कि ईरान जो समर्थन कर रहा है हौतियों का प्लस हमास का, वो बंद करे, उसके बाद बात करेंगे। प्लस इन समूहों को, जैसे हौती है या हमास है, ये दोनों क्या हो गए, इनके लिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? टेरर, आतंकी संगठन मान रहा है। तो इन्हीं को फंडिंग कौन करता है? ईरान कर रहा है। तो उसने कहा कि आतंकियों, जो आतंकी संगठन है, हौती हों या हमास हों, यानी इनको पैसा और हथियार देना भी बंद करो, तब हम वार्ता करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही है कि न्यूक्लियर पावर का जो विकास कर रहे हैं वो आप सीज करिए, बंद कीजिए। तो हमें यहाँ जो समझना था, प्रॉक्सी वार, टेरर स्पॉन्सर। अब यहाँ टेरर स्पॉन्सर इसको बोल रहे हैं हमास को और हौती को। कौन बोल रहा है? अमेरिका। अभी हमारे भारत में जब हमला हुआ तब उस मामले पर ये टेरर रुक नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, टेरर स्पॉन्सर कर रहा है। इस बात पर अमेरिका टेरर नहीं मान रहा उसको कि पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा है, हमसे कह रहा है समझौता कर लीजिए, बट हमने रिस्पॉन्स किया थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। तो ये है दृष्टिकोण कि ये टेरर अच्छा टेरर या बुरा टेरर। ये भी एक बीच में था कि गुड टेरर, बैड टेरर। भारत ने इस पर साफ किया कोई गुड और बैड नहीं होता, टेरर इज टेरर। मतलब आतंक आतंक है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो यही तो है। हमारे यहाँ हुआ तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है अमेरिका। अब वहाँ पर है तो दिक्कत, तो उसको कह रहा है कि आतंकी संगठन है, जबकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, चाहे जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा हो। और पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा है और फंडिंग भी लेता ही रहता है अमेरिका से। खैर, ये पूरा थोड़ा सा चर्चा हुई टेरर पे। नेक्स्ट है पोलैंड को लेकर न्यूज़। पोलैंड ने कहा है कि हमारे यहाँ परमाणु बम लगा दीजिए, परमाणु हथियार के लिए। रिक्वेस्ट की है इसने। हो सकता है न्यूज़ में पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस देश ने कहा है कि हमारे यहाँ परमाणु हथियार लगाइए। कारण क्या है? रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उससे जो यूरोप के देश हैं वो सशंकित हैं। इस वजह से पोलैंड ने कहा है, किससे?
पोलैंड रिक्वेस्टेड टू कंट्रीज, अमेरिका एंड फ्रांस, कि हमारे यहाँ नाभिकीय हथियार लगाइए या उनको स्थापित करिए, परमाणु हथियार, ताकि अगर रूस के द्वारा हमला हो तो उसको रिस्पॉन्स किया जा सके, डिटरेंस हो कम से कम। यहाँ पर फ्रांस ने अपना रुख साफ कर दिया है, क्या कि हम जो फ्रांस है वो अपने खर्चे पर नहीं लगाएगा वहाँ पर, पहली बात। दूसरा, वहाँ पर लगेगा तो ईयू खर्च करे या जो देश है पोलैंड वो खर्च करेगा, मतलब फ्रांस के लोग उसका खर्चा नहीं उठाएंगे। दूसरा, कहा है कि वहाँ लगेगा तो हम लगाएंगे परमाणु हथियार, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय फ्रांस लेगा। अंतिम निर्णय मतलब उसका उपयोग कब किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसके निर्णय में बारे में अंतिम निर्णय फ्रांस का राष्ट्रपति लेगा, जो ठीक भी है। तो ये फ्रांस का स्टैंड है। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है, देखिए यूरोप में न्यूक्लियर पावर कितने कंट्रीज हैं, सिर्फ दो कंट्रियों के पास नाभिकीय हथियार हैं, एक तो फ्रांस, दूसरा यूके दैट इज ब्रिटेन, इन्हीं के पास परमाणु हथियार हैं। तो इसीलिए फ्रांस से उसने रिक्वेस्ट की है। हालांकि ये सभी लोग नाटो के सदस्य हैं और नाटो एक सामूहिक सुरक्षा का गारंटी देता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा की गारंटी। और नाटो को लीड कौन करता है, अमेरिका कर रहा है, बाकी यूरोप के देश भी इसके सदस्य हैं ही। तो ये पोलैंड के बारे में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं अभी। चेयरमैन को हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष। यूपीएससी आप लोग समझ गए होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है मिस्टर अजय कुमार जी को। तो संघ लोक सेवा आयोग में जो संगठन होता है, संगठन नहीं संगठन, कंपोजिशन, इसमें अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो इसको नेतृत्व प्रदान करता है, उसी के रूप में मिस्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल होता है 6 और 65। 6-65 जहाँ लिखा हो उसकी दो जो है बातें होती हैं, निष्कर्ष। एक बात तो ये 6 साल का कार्यकाल मिलेगा, छः साल का कार्यकाल का मतलब 2012 जनवरी में नियुक्त हुए आप, मान लीजिए, तो 6 साल जोड़ेंगे तो 2018 जनवरी में रिटायर हो जाना है आपको। दूसरी बात, दूसरा जो 65 लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, 65 वर्ष की आयु तक। यह आप लोगों को बहुत मिलता होगा, इसलिए मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ। 65 वर्ष की आयु तक कुर्सी पर बने रहोगे, पद पर रहोगे। अब ये दो चीज़ें होती हैं, जो पहले हो, पहले अगर आपका ये पूरा हो जाता है 6 साल तो रिटायर हो जाएंगे, अगर उसके पहले आपकी उम्र 65 की हो गई तब रिटायर हो जाएंगे। समझ गए? मान लीजिए पहली कंडीशन लेते हैं ये वाली, 6 साल का कार्यकाल। तो मान लीजिए आपके 6 साल पूरे हो गए लेकिन उम्र नहीं हुई 65 साल की, तो आप 6 साल पर रिटायर हो जाओगे। लेकिन मान लीजिए इस पर जब बात करते हैं, आप पद पर बैठे, 2 ही साल गुजरे कि आपकी उम्र हो गई 65 साल,
तो 65 साल हो गए तब घर जाओ, रिटायर हो गए। ठीक है, तो जो पहले पूरा हो जाए, आपका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो जाए या आपकी उम्र 65 साल हो जाए, उसी में आप रिटायर हो जाएंगे। एक कंडीशन फॉलो करनी है, अधिकतम 6 साल या 65 साल की उम्र। नियुक्ति जानते ही आप लोग, कौन करता है इसको? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, और जो नियुक्ति कर रहा है वही क्या लेगा? इस्तीफा भी वही लेगा और हटाएगा भी वही। प्रोसेस कुछ भी हो, लास्ट में हटाएगा वही। आदेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति, इस्तीफा और हटाना। ठीक है, नेक्स्ट है एनुअल क्रूड बर्थ रेट का आंकड़ा आया है। वार्षिक अशोधित जन्म दर आंकड़ा अभी जो चल रहा है उसी का है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का आंकड़ा है 2021 का, वही आ रहा है। तो ये जन्म दर क्या होती है? अशोधित जन्म दर क्या होती है? जैसे कि 1000 लोगों पर, कितने लोगों पर? 1000 जनसंख्या पर 1000 जनसंख्या पर कुल कितने बच्चों का जन्म हुआ? कुल कितने जीवित बच्चों का? मतलब ये कि किसी स्थान पर मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं, और हमने देखा पीरियड है 1 साल का। ठीक है, तो 1000 लोग रह रहे हैं और 1 साल में मान लीजिए 25 बच्चों का जन्म हुआ, तो क्रूड बर्थ रेट क्या हो जाएगी? अशोधित जन्म दर 25। ठीक है, मतलब 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। फार्मूला अगर निकालना है तो CBR क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू जीवित जन्म कितने हुए बटे वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो जब नीचे से इसको भाग करेंगे तो 1 लोगों पर निकल आएगा कितने बच्चे हैं। हमें निकालना है 1000 में, तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा फार्मूला। जैसे कहीं की जनसंख्या मान लीजिए कि 3000 है, 3000 जनसंख्या है, बच्चे जन्म लिए 25, तो 25 हमने ऊपर लिखा, जनसंख्या लिखा नीचे, इसको गुणा करेंगे 1000 से, ये 3.8.1 समथिंग आ जाएगा क्या? वार्षिक अशोधित जन्म दर। अभी जो आंकड़ा आया है इसका जो क्या कहते हैं, ऑल इंडिया एवरेज, पूरे भारत का औसत कितना है क्रूड बर्थ रेट का, वो बताया गया 19.3, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। 2021 के आंकड़े हैं ये, 16 की तुलना में कमी आई है 19, इसमें अशोधित जन्म दर में कितना है? 19.3। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में 1000 लोगों पर प्रतिवर्ष 19 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 19 बच्चे जन्म ले रहे हैं प्रति ईयर या पर ईयर। 1 साल में 1000 लोगों पर 19 जीवित बच्चों का जन्म हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। तो ये घटोत्तरी हुई है इसमें, 2016 की तुलना में क्या हुआ? कम हुआ है। क्या? हमारी जन्म दर कम हुई है। तो कम जो हुई है, तो इसमें स्टेट का वाइज बाइफर्केशन है कि किसमें कितना कम हुआ है। तो
कम होने की जो दर है, इसकी दर निकाली गई, राष्ट्रीय औसत पर कम होने की दर, अशोधित क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर जो है उसके कम होने की दर क्या है, तो वो नेशनल एवरेज है 1.12 का। ये जो हम पढ़ रहे हैं 1.12 मतलब हर साल कितना कम हो रही है, जैसे 2012 में कितना था, 13 में, तो इसके घटने की दर क्या है, ये तो हमने लाइव फिगर्स बताए हैं। ठीक है, तो कम होने की दर है 1.12%, राष्ट्रीय औसत है। और हम इसको अगर देखते हैं, इसकी जो राज्य हैं, राज्यों में स्थिति क्या है इनकी, मतलब सबसे अधिक कमी कहाँ हुई, सर्वाधिक कमी वाले राज्य। तो जब कमी वाले में हम देखते हैं तो सबसे अधिक जो कमी हो रही है ना, वो साउथ वाले स्टेट्स में हो रही है। डिक्लाइन, रेट ऑफ डिक्लाइन, कम होने की दर, जहाँ पर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, रेट ऑफ डिक्लाइन राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हो, तो ऐसे जो साउथ के स्टेट हैं सब में ज़्यादा है, दक्षिणी राज्यों में। मतलब घटने के दर की बात कर रहे हैं, ये 19.3 है, वो तो एक नंबर है, जैसे इसको समझना है, ये आया है 2021 का आंकड़ा। ठीक है, तो 2021 में कितना है, 19.3, तो 2020 में मान लीजिए कितना रहा होगा, मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ रहा होगा 18.3, तो 18 से जो 19.3 हुआ, इसी को बोलेंगे दर। दर निकालने के 1/18.3 इंटू 100, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये दर आएगी। तो ये घटने की जो दर है हम उसकी बात कर रहे हैं, डिक्लाइन की दर। ये दर साउथ स्टेट में सबसे ज़्यादा है। साउथ स्टेट में सारे आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा भी साउथ में तो नहीं आता, बट उड़ीसा, महाराष्ट्र का भी वही हाल है, गुजरात का भी वही हाल है। जहाँ पर वृद्धि हुई है रेट ऑफ डिक्लाइन में, वो एकमात्र स्टेट है उत्तराखंड। ठीक, और जहाँ पर ये ग्रोथ स्लो है वो स्टेट हैं आपके राजस्थान प्लस बिहार। आंकड़े कुछ याद रहे तो सो फार सो गुड, अदरवाइज अभी सेंसस के आंकड़े एक आध साल में पब्लिश, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ तो पब्लिश कैसे होंगे, तब तक तो हमें इन्हीं आंकड़ों से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। सकल प्रजनन दर, ये क्या होती है, जो एक महिला का प्रजनन काल होता है, या उसकी उम्र जो भी ले लीजिए, महिला अपने जीवन काल में जितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, वही होती है सकल प्रजनन दर। मतलब एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या सकल प्रजनन दर कहलाती है। ठीक, दूसरा टर्म है GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ये क्या होता है,
ग्रास रिप्रोडक्शन रेट एक महिला के द्वारा कितनी बच्चियों का जन्म दिया जा रहा है, कितनी गर्ल चाइल्ड, पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, एक महिला के द्वारा, उससे मेल भी वो जन्म ले सकता है, फीमेल भी ले सकता है, तो यहाँ सिर्फ हम फीमेल पर फोकस है। तो एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में कितनी पुत्रियों को जन्म दिया जा रहा है, ज़्यादा शब्द हो जाएगा पुत्रियों को, वह कहलाता है ग्रास रिप्रोडक्शन रेट। और वो पुत्रियाँ आगे जाकर अपने बच्चों को जन्म दे सकें। तो एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ईच वुमेन गिव्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज। तो एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जितनी पुत्रियों को जन्म दिया जाता है उसकी संख्या कहलाती है GRR, ग्रास रिप्रोडक्शन रेट। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जो चलाया था उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो यूज़ किया टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया, भारत के द्वारा आकाश मिसाइल यूज की गई, ये कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू S2A, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। इसके द्वारा हमने कई मिसाइलों को, कई जो इनके वेपन्स थे पाकिस्तान के, उनको न्यूट्रलाइज किया हमने। दूसरा हमने यूज़ किया था एक डिफेंस टूल आकाश तीर को, ये भी इंटीग्रेटेड रूप से मिल के काम करता है, जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम है। एयरक्राफ्ट है या उसकी मिसाइल है, इनको ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम है। तो कई टेक्नोलॉजी इसमें मिलकर काम करती हैं आकाश तीर में। तो ये मुख्य रूप से हमने जो यूज़ किए थे वो दो यूज़ किए हैं, आकाश और ये। पाकिस्तान ने क्या यूज़ किया है, फाइटर जेट तो यूज़ किया ही हम लोगों ने, पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड माल यूज़ किया था तुर्की का, तुर्की से इन्होंने ड्रोन मंगवाए, वो यूज़ किए गए भारत के खिलाफ। चाइना ने समर्थन दिया, चीन की एक मिसाइल है PL-15, ये चीन ने सप्लाई की थी पाकिस्तान को, जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। तो दोनों को ही भारत ने सही रिस्पॉन्स किया है, तो प्रभावी भारत की जो टेक्नोलॉजी इनके ऊपर भारी पड़ी। कारण ये दोनों ही जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हैं, ये हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी हैं, हमने खुद बनाया है। और भारत हो रहा है अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, केंद्र में हमारी आत्मनिर्भरता है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर। इसका मतलब क्या है, रक्षा क्षेत्र की जिनकी ज़रूरतें हैं, जो उपकरण हैं, चाहे एयरक्राफ्ट है या पनडुब्बी हैं, वो हम खुद बनाने लगे हैं। इसी वजह से हम बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम निर्यात करना शुरू कर चुके हैं। और निर्यात भी इतना हो गया है कि 2014 में 686 करोड़ का हमने निर्यात किया था, और 2024-25 में आ गया है लगभग 2300 करोड़, लगभग 16 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो भारत एक डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। कारण भारत के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसमें आपकी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल,
इन दोनों मिसाइलों को खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। वो देश के नाम तो नहीं बताए गए, बट क्षेत्र बताया गया, जैसे अफ्रीकन देश हैं या दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं और पश्चिमी एशिया के देश हैं। इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इनको परचेज करने के लिए। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, हम इसको बेचकर भी रेवेन्यू प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, इस युद्ध के दौरान अच्छी बात क्या हुई, हमारी मिसाइलों की टेस्टिंग भी हो गई। तो रियल टाइम में हमने टेस्ट किया है, तो इससे क्या होता है, लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। ठीक है, लोगों का इन द सेंस जो देश खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग भी थी। तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या हुई, एकदम बेस्ट साबित हुई। तो ये भी हो गया हमारी टेक्नोलॉजी का। जैसे S-400 हमने यूज़ किया तो रूस की टेक्नोलॉजी थी, वो भी बेहतर काम की, तो उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। जो भी देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगे। और यहाँ पर एक चीन का एक और हथियार है जिसको पाकिस्तान ने यूज़ किया था, जिसका नाम है HQ-9। ये भी फेल हो गया इनका। ये एयर डिफेंस सिस्टम है उनका। जैसे हमारे पास S-400 काम कर रहा था, वैसे उनका HQ-9 था जो चीन से ख़रीदा था। तो वो भी वैसा ही हो गया जैसे चीन का रहता है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है तेलंगाना और आंध्रा में तापमान बढ़ रहा है कुछ ज़्यादा। तेलंगाना एंड आंध्रा में क्यों तापमान वृद्धि। अब हमें तेलंगाना और आंध्रा नहीं देखना है, टॉपिक हमारा सिर्फ यही है। वो लॉजिक जो बताए गए हैं वो हर जगह एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तेलंगाना की जो अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति, लोकेशन, वो कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में। भारत का नक्शा ये रहा और ये गुजरती है कर्क रेखा, ये लोग हैं यहाँ पर। ठीक, ये हो गए कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे होगी 23.5 डिग्री साउथ। मान लीजिए ये विषुवत हो गई, ये हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसकी लोकेशन क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, और इन क्षेत्रों में दो चीज़ें होती हैं, तापमान ज़्यादा और आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। एक तो बात ये हो गई तेलंगाना के बारे में, जो बाकी जगहों के लिए भी सच ही है। दूसरी है, तेलंगाना में जो है उसका जो लैंड सरफेस है, उसकी जो भूमि है, तेलंगाना की भूमि की सतह, ये स्थित है दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में स्थित है। और दक्कन का पठार में मिट्टी है कौन सी, काली। अभी सब लिंक करेंगे। तीसरा, इस समय वर्षा जो मई और जून का महीना होता है, अप्रैल मई का, वर्षा होती है कम। वर्षा नहीं होती है, कम की कोई बात ही नहीं। ठीक, काली मिट्टी है, वर्षा भी नहीं है। अब इन परिस्थितियों में क्या होगा, कृषि भी यहाँ पर नगण्य। इन सब का संयुक्त प्रभाव पड़ता है तापमान को बढ़ाने में। देखिए, लैंड सरफेस काली मिट्टी है यहाँ पर। आपको पता होगा जो काला सतह होता है, काली सतह होती है, वो ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ऊष्मा अवशोषण ज़्यादा होगा यहाँ पर। जब ऊष्मा अवशोषण ज़्यादा होगा तो निकलेगी भी ज़्यादा ऊष्मा।
ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी तो तापमान क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। प्लस अप्रैल महीने में वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो तापमान कम नहीं होगा, और तापमान कम नहीं होगा मतलब तापमान ज़्यादा रहेगा। कृषि नगण्य है तो इसका प्रभाव तो है ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर स्थित, तो ये तो तापमान ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो उसके नज़दीक है, किसके, कर्क रेखा के। और जहाँ पर वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहाँ पर क्या होता है, सूर्य चमकता है सीधा, सूर्य सीधा चमकता है ऊपर से, तो इसकी वजह से ऊर्जा तो खूब आती है, खूब आती है तो काली मिट्टी अब्जॉर्ब भी खूब करती है और निकालती भी खूब ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा रहेगा। वर्षा नहीं होती है तो जल नहीं है, तापमान ज़्यादा बना रहेगा। कृषि नगण्य है, कृषि नगण्य है तो क्या होता है, जो कृषि अगर नगण्य होगी तो हरा क्षेत्र कम होगा, हरा क्षेत्र जब कम होता है तो तापमान भी कम नहीं हो पाता है, बल्कि तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रीजनिंग इसके पीछे की क्या है, कृषि के पीछे की, हरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र में आपकी कृषि भी आ जाएगी, आपके पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, जो भी है। तो जब ये कृषि और पेड़ पौधे रहते हैं तो कृषि की होती है सिंचाई, सिंचाई से सतह को मिलता है जल, पेड़ पौधे प्लस आपने जो खेती लगाई है वो फसल, हम यही लिख ले रहे हैं। सतह को जल मिल गया और फसल को भी जल मिल रहा है, पेड़ पौधों को भी जल मिलेगा। अब क्या होगा, अब होगा इवापोरेशन, वाष्पन। फसलों और पेड़ पौधों से जो जल निकलता है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, केवल नाम है वाष्पोत्सर्जन, काम वही है। तो जल का जो निष्कासन होता है पेड़ पौधों से या फसलों से उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। बाकी जो सरफेस है, जैसे लैंड सरफेस है और इस पर एक तालाब है, तो इसमें से जो जल निकलेगा वाष्पित होके उसको बोलते हैं वाष्पन। जब ये वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो ये क्या करते हैं, हीट लेते हैं, वातावरण से क्या करते हैं, ऊष्मा लेते हैं और ये वाष्प बनाते हैं, ये भी वाष्प बनाया और ये भी। तो वायुमंडल में वाष्प आ गई, अब वायुमंडल से इन लोगों ने ऊष्मा ले ली। जब वायुमंडल से ऊष्मा ले लेंगे तो वायुमंडल की ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम, और जब ऊष्मा कम हो जाती है तो तापमान क्या हो जाता है, कम, और तापमान कम होगा तो हीट वेव्स का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम। यही है पूरा लिंकेज। अब यहाँ पर देखिए हरा भरा क्षेत्र है ही नहीं, कृषि नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो समस्या बढ़ गई। प्लस देखिए वर्षा भी नहीं होती है, वर्षा नहीं होगी तो वाष्पन नहीं होगा, क्योंकि जल ही नहीं है तो वाष्पन कहाँ से होगा। तो अभी क्या होगा, समस्या को गंभीर कर देता है। तो ये जो रीजनिंग है वो हर जगह काम आएगी, ना कि सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा में। तो रीजनिंग याद रखना है बस। यहाँ शब्द यूज किया गया है इवापोरेटिव कूलिंग, इसका हिंदी आप लोग देख लेंगे, अगर मिल जा रहा है तो सो फार सो गुड। किसके लिए यूज किया गया है, कि चाहे फसल से जो वाष्पन हो रहा है और सतह के जल का जो वाष्पन हो रहा है, इन दोनों के लिए एक शब्द यूज किया गया है इवापोरेटिव कूलिंग। मतलब ऐसी कूलिंग जो इवापोरेशन की वजह से हो रही है। इवापोरेशन आप देख लिए, सतह से भी हो रहा है, फसल से भी हो रहा है, या जो कृषि कर रहे हैं उससे भी हो रहा है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में फसलों का होना, ट्री कवर का होना, वहाँ पर वर्षा होना कितना आवश्यक है वहाँ के विकास के लिए, और कैसे प्रभावित करता है ये वहाँ के वातावरण को, जैसे कि हीट वेव्स तक का लिंकेज कैसा है। इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं।